50 से ज़्यादा इंसर्जेंट्स थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे बलोच वहाँ पे। उनकी कोई भी गोली इनको लगी नहीं, इनकी कोई भी गोली किसी होस्टेज को नहीं लगी। मतलब सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन होकर के आ गया। मतलब इतना बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता। ये इतना बड़ा झूठ सिर्फ पाकिस्तान वाले बोल सकते हैं, ये लाहौरी बोल सकते हैं। लाहौरियों के अलावा किसी के बस की नहीं है। मतलब एक होता है फेंकना और एक होता है कि ऐसा फेंकना कि इन्फिनिटी क्रॉस कर जाए। मतलब इतना दूर की फेंकी है इन्होंने। जो बलोचों ने अपनी स्टेटमेंट में दिया है, उन्होंने लिखा है कि ये पाकिस्तान आर्मी है, इनको अपने सोल्जर्स की भी नहीं पड़ी, ये नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले 20 साल में पाकिस्तान में ऐसा एक भी जनरल नहीं आया, चाहे वो आर्मी चीफ रहा हो, चाहे वो कोर कमांडर रहा हो, चाहे वो डीजी ISPR रहा हो, जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हो। भाई वो बलोच क्या कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ दीजिए और उसके बदले में हम आपके सोल्जर छोड़ देते हैं। तो कहते नहीं, हम बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं छोड़ेंगे, मारना है इनको 100, 50, 150 जितने मारने हैं मार दो हमारे फौजी। क्यों? क्योंकि वो गरीब का बच्चा है ना यार। तुम्हारा फौजी खैबर पख्तूनख्वा में मर रहा है, तुम्हारा फौजी बलूचिस्तान में मर रहा है, तुम्हारा फौजी जनरल जो है वो मोटे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो किडनैपिंग की इंडस्ट्री है, वो किडनैपिंग इंडस्ट्री कौन चलाता है? जिनमें आप अमीरों के बच्चे किडनैप करके उनसे पैसा वसूलते हैं, वो कौन, किसके शय पे होती हैं ये सारी चीजें? कराची के अंदर जो टैंकर माफिया है, जिसका अरबों रुपए का बिजनेस है साल का, क्या 5 कोर का जो कोर कमांडर है उसको उसका पैसा नहीं मिलता है? शहबाज शरीफ ने पैसे दिए थे, PTP वालों को पैसे दिए थे, तालिबान को पैसे दिए थे कि पंजाब में हमला मत करो, लाहौर में मत करो, पैसे बताओ कितने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या जो हमारे दोस्त भाई माताएं बहनें जो विदेशों से देख रहे हैं वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आप ही सपोर्ट चलता है और आप ही सपोर्ट चल सकता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कार्यक्रम में। जाफर एक्सप्रेस का जो होस्टेज सिचुएशन था, जो बलोच लिबरेशन आर्मी BLA वालों ने जो उस पर कब्जा किया हुआ था, और 100 से ज़्यादा जो पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स उसमें सवारी कर रहे थे, उनको जो बंधक बनाया हुआ था, उनके बारे में कल DG ISPR ने अलग अलग चैनल्स के ऊपर जा करके, दुनिया न्यूज़ के ऊपर, समा के ऊपर और जियो न्यूज़ के ऊपर उन्होंने जाकर के झूठ बोला और अपनी एक जो पूरा मीडिया मैनेजमेंट का जो उनका पूरा का पूरा सेटअप है ISPR का, उसको एक्टिवेट किया कि जी हमने ऑपरेशन कर दिया है और ऑपरेशन में ना हमारी एक भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, और जितने भी हमारे होस्टेजेस थे उन सबको हमने छुड़ा भी लिया, और जितने बलोच थे फ्रीडम फाइटर्स हमने उन सबको मार भी दिया। ये उन्होंने बोला। अब सोचिए कि दुनिया में ना आपको मिलिट्री एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ताज होटल में आतंकवादी थे, NSG वहां पे गई, वहां पे संदीप उन्नीकृष्णन हमारे देश के NSG कमांडो और हमारी बहुत सारी जो और भी कैजुअलिटीज हुई, हमने उनको न्यूट्रलाइज किया जो आतंकवादी थे ताज होटल के अंदर, लेकिन हमारी कैजुअलिटीज हुई। और दुनिया में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन बिना कैजुअलिटीज के नहीं होता है। कि ऐसा नहीं होता कि आप 100 लोगों को छुड़ा लें और सामने 20-25 इंसर्जेंट हो। 20-25 क्या है, मतलब यहाँ पे तो 50 से ज़्यादा इंसर्जेंट्स थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे बलोच वहाँ पे। उनकी कोई भी गोली इनको लगी नहीं, इनकी कोई भी गोली किसी होस्टेज को नहीं लगी। मतलब सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन होकर के आ गया। मतलब इतना बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता। ये इतना बड़ा झूठ सिर्फ पाकिस्तान वाले बोल सकते हैं, ये लाहौरी बोल सकते हैं। लाहौरियों के अलावा किसी के बस की नहीं है। मतलब एक होता है फेंकना और एक होता है कि ऐसा फेंकना कि इन्फिनिटी क्रॉस कर जाए। मतलब इतना दूर की फेंकी है इन्होंने, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ एकदम हैवी वॉइस के साथ आकर के, और कि देखें कामरान हमने ऐसा ऐसा किया है, हमने सारे हॉस्टेजेस छुड़ा लिए। और फिर जो हॉस्टेज आ रहे थे उन हॉस्टेजेस की इंटरव्यू करवा रहे थे टीवी के ऊपर। वो सारे हॉस्टेज कौन है? इन्होंने नहीं छुड़ाया किसी को। वो सारे हॉस्टेज वो हैं जिनको बलोचों ने खुद छोड़ा था। भाई औरतें हैं तो छोड़ दो, अब वो औरत अकेले नहीं जा सकती है तो उसके हस्बैंड को उसके साथ छोड़ दिया। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ उस फैमिली को छोड़ दिया। पाकिस्तान आर्मी वालों को नहीं छोड़ा उन्होंने, बाकी तो उन्होंने सबको छोड़ दिया। तो बलोचों का जो आज स्टेटमेंट आया है कि ये जो सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं, ये पूरा स्टेटमेंट आया, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास सारे होस्टेजेस हैं, और आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्होंने आकर के स्टेटमेंट दिया। जाहिर सी बात है वो तो दूसरे चैनल का है, हम अपने चैनल पे नहीं दिखा सकते बिकॉज कॉपीराइट का इश्यूज होते हैं। बट उन्होंने बोला कि जनरल साहब ने कि जी कुछ 25-30 लोग हैं हमारे फौजी जिनको वो लेकर के पहाड़ों में चले गए हैं। यानी 25 से 30 होस्टेजेस पाकिस्तान आर्मी के वो पहाड़ों में लेके चले गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बलोच नहीं कह रहे, ये रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर कह रहे हैं। और वो भी कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं कह रहा है, एक जनरल, जो एक रिटायर्ड जनरल है वो कह रहा है। अच्छा, वो बोलते बोलते फ्लो में उसके मुंह से निकल गया, और जिन्होंने किया था वो लाइव था, वो रिकॉर्ड हो गया। अब ये बताएं कि जो DG ISPR साहब है वो सच बोल रहे हैं, या ये जो जनरल साहब हैं पाकिस्तान आर्मी के ये सच बोल रहे हैं?
तीसरी चीज जो बलोचों ने बोला है, बलोचों ने कहा है कि जी देखें, हम ये सिचुएशन जो है हम इनसे लड़ रहे हैं और हम इनसे लड़ते रहेंगे, और अब हमारा अज़्म जो है, हमारा जो हौसला है वो पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद है। और इसके पीछे की भी एक साइकोलॉजी है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के खड़ा हुआ है, जिसको अभी पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है अभी ये बात। और ये इतना बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर बगावत हो सकती है इसके ऊपर। वो कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जो बलोचों ने अपनी स्टेटमेंट में दिया है, उन्होंने लिखा है कि ये पाकिस्तान आर्मी है, इनको अपने सोल्जर्स की भी नहीं पड़ी, ये नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको इनकी जान की परवाह नहीं है। और बलोचों को क्या है, बलोच तो वैसे भी मारते रहते हैं इनको, वो 25-50 इनमें से जो है उनको और मार देंगे, और फिर वो चले जाएंगे पहाड़ों में जहां पे भी वो रहते हैं, और फिर से वो अपना काम शुरू करेंगे। अपनी स्ट्रगल जो उनकी जो पिछले 70-80 साल से चल रही है वो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अंदर इसका जो उसके मोराल के ऊपर जो असर पड़ेगा, लोग हमेशा आप सुनते होंगे ना, इंडिया में बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं, वो बार बार बोलते रहते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान बड़ी डिसिप्लिन्ड आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी बड़ी फलाना ऐसी आर्मी है वैसी आर्मी है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी के कोई भी आर्मी हो, अगर उस आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स हैं, जो जवान है, जो नायक है, जो कहते हैं ना कि जो JCOs हैं, अगर उनको ये रियलाइज हो जाता है कि यार जनरल का बच्चा तो अमेरिका में रहता है, जनरल का बच्चा तो लंदन में रहता है, और रहते हैं पाकिस्तान आर्मी का ऐसा कौन सा जनरल है जिसका बच्चा पाकिस्तान के अंदर रहता है? कोई नहीं है। पिछले 20 साल में पाकिस्तान में ऐसा एक भी जनरल नहीं आया, चाहे वो आर्मी चीफ रहा हो, चाहे वो कोर कमांडर रहा हो, चाहे वो DG या SPR रहा हो, जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हों। जनरल बाजवा के भी नहीं रहते थे, रहील शरीफ के भी नहीं रहते थे, मुशर्रफ के भी नहीं रहते थे, ये आसिम मुनीर हैं, इनके भी नहीं रहते। DG SPR साहब जो हैं अभी, उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते। इनसे पहले जो DG SPR साहब थे, उनके बच्चे भी नहीं रहते थे। उनसे पहले वो आसिफ गफूर था, उसके बच्चे भी नहीं रहते थे, उसके बच्चे लंदन में और वहां जर्मनी में रहते थे। बच्चे तो किसी के नहीं रहते। तो अगर उस लांस नायक को, सिपाही को ये मालूम चलता है यार इनके सबके बच्चे तो विदेशों में रहते हैं, हम इनके लिए यहाँ पे मरे और ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं छोड़ रहे। भाई वो बलोच क्या कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ दीजिए और उसके बदले में हम आपके सोल्जर्स छोड़ देते हैं। तो कहते नहीं, हम बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं छोड़ेंगे, मारना है इनको 100, 50, 150 जितने मारने हैं मार दो हमारे फौजी। क्यों? क्योंकि वो गरीब का बच्चा है ना। अपने स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं फोटोग्राफ्स उन फौजियों को जिनको मारा है उन्होंने, बलोचों ने, के नाम के साथ। अब देखिए ना उनका नाम, उनका गांव मैं आपको बताऊंगा, तो आपको लगे कि हाँ यार ये तो गांव के लोग हैं, कोई गुजरांवाला से है, तो कोई झेलम से है, कोई कहीं से है, गांव देहात के बच्चे हैं वो फौज में भर्ती हुए हैं, वो जवान है। तो अगर उन जवानों को या JCOs को ये मालूम चल गया कि यार ये जो हमारे फौजी हैं ना, हमारे जो जनरल है या जो कर्नल ब्रिगेडियर है, इनको हमारी जान की परवाह नहीं है और हम मरेंगे तो इनके बच्चे विदेश में रहेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पे यतीम घूमेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो बाप तो मर गया। अगर ये चीज सीप इन कर गई माइंडसेट के अंदर पाकिस्तान आर्मी के जो जवान है उनके, तो बगावत को रोकेगा कौन? और मोराल खत्म हो जाएगा लड़ने का फौजियों का। वो जवान सोचेगा ना यार कि ये हमको भेज रहे हैं, ठीक है, फिर वो भी जाकर ठीक है ड्यूटी करो, अब नौकरी करनी है। फौज की नौकरी में और बाकी नौकरियों में अंतर क्या होता है, या जो भी आर्म्ड जॉब्स होती हैं उनमें और बाकी जॉब्स में क्या डिफरेंस है? फौजी सैलरी के लिए नहीं लड़ता, कोई भी भारत का फौजी है वो सैलरी के लिए नहीं लड़ता। उसके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है कि नहीं यार मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। किसी भी नौकरी में इतनी बड़ी सैलरी नहीं हो सकती कि इंसान उसके लिए अपनी जान पे खेल जाए। और 365 दिन 24 घंटे जान जाने के साये के नीचे रह करके नौकरी करना, ऐसी दुनिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें इतनी सैलरी हो इंसान। ये जज्बे की बात होती है, इसीलिए लोग जॉब स्विच कर लेते हैं कि जी हम ये करते थे अब हम ये करेंगे। फौजी नहीं होता वैसा। फौजी को एक काम आता है, वो उसका जुनून है, पैशन है, वो ब्रेव हार्ट पैदा होता है। और जो पैदा नहीं हुआ है उसको ट्रेनिंग एकेडमी में ब्रेव हार्ट बनाया जाता है। और उसके जो सीनियर्स होते हैं, आप इंडियन आर्मी में देखिए, हमारे यहाँ पे जो कैजुअलिटीज होती हैं, हमारे यहाँ कर्नल रैंक के ऑफिसर्स जो है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट से लीड करते हैं, वो उनका जवान आगे नहीं जाता, वो आगे चलते हैं, जवान पीछे आते हैं। इंडियन आर्मी का ऑफिसर जो है वो फ्रंट से लीड करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? एक उरी में हुआ, वो याद होगा जो उरी में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। उसने कहा कि भारतीय सेना का एक भी जवान अगर जाता है तो उसके बदले में हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे CRPF के जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इंडिया ने कहा कि नहीं, अब इनको हम बालाकोट में जाके मारेंगे। इंडिया ने मतलब युद्ध की तैयारी कर ली, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके गए, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार के आए। वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान की फटी पड़ी थी, तो अभिनंदन को वापस किया। और वो स्टेटमेंट हम आपको सुना चुके हैं, और जिनको नहीं याद होगा उनको हम आज दोबारा भी सुना देते हैं। आज की डेट में जो स्पीकर हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के, अयाज सादिक साहब, सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने तब
फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा आए कमरे में, टांगे कांप रही थी उनकी और कह रहे थे कि अभिनंदन को जल्दी छोड़ दो, नहीं तो भारत जो है 9 बजे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है मिसाइल से। भारत ने कहा एक अभिनंदन, मतलब हमारा एक फाइटर भी अगर तुम्हारे पास रह गया ना, अगर पायलट, तो उसके लिए हम तुम्हारे साथ वॉर पे जाने को तैयार हैं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो जब देश इस तरह से खड़ा होता है ना अपने जवानों के पीछे, अपने ऑफिसर्स के पीछे, वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि यार ये तो सीआरपीएफ वाले थे, ये तो आर्मी वाले थे ही नहीं, ये तो पैरामिलिट्री वाले थे, वो ये नहीं करता। भारतीय सेना में जितने भी सशस्त्र सेनाएं हैं हमारी, उनमें अगर एक भी व्यक्ति, वो चाहे जवान हो, चाहे वो जेसीओ हो, चाहे वो आर्मी का मेजर हो, कर्नल हो, कोई भी हो, अगर उसकी जान जाती है तो जिसकी वजह से गई है वो जिंदा नहीं रह सकता। फिर कुलभूषण जाधव को ईरान से जिसने किडनैप कराया, उसका नतीजा क्या हुआ है? बलूचिस्तान के अंदर घुस करके मारा उसको, जिसने उसको किडनैप करवाया था, उसको भी मारा, उसके भाइयों को भी मारा, उसके जितने क्लोज एसोसिएट थे सबको मारा इंडिया ने। भारत ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन अपनी फौज के अंदर। और उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्योंकि वो अरे तो जेसीओ है छोड़ दो, जाने दो, अरे तो जवान, अरे नायक है, अरे लांस नायक है यार, इसके लिए अब हम पोलिटिकल प्रिजनर छोड़ेंगे क्या? नहीं। अगर उनके दिमाग में चीज सिप इन की, और वो करेगी 100%, और इन्होंने अपने पैर पे फिर एक कुल्हाड़ी मारी है, जैसे अपनी कुल्हाड़ियां मारते रहते हैं, जैसे इन्होंने अपने पैर पे फिर कुल्हाड़ी मारी है। यार तुम्हारा फौजी खैबर पख्तूनख्वा में मर रहा है, तुम्हारा फौजी बलूचिस्तान में मर रहा है, तुम्हारा फौजी जनरल जो है वो मोटे होते जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस को तुमने वैसे ही पाकिस्तान के अंदर बदनाम कर रखा है कि यार ये तो सबसे निखट्टे यही हैं, निठल्ले यही हैं, ये तो चोर भी हैं, ये डाकू भी हैं। और जो बलूचिस्तान में जो ये डीजल की स्मगलिंग होती है ईरान से, वो कौन कराता है? वो कोई पॉलिटिशियन कराता है। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो इलीगल गैर कानूनी जो सिगरेट की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो नकली सिगरेट बनाती हैं और अरबों रुपए का बिजनेस है पूरे पाकिस्तान में उनका, वो फैक्ट्रियां कौन चलाता है? ये जो अफीम की और चरस की जो स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान से, वो स्मगलिंग पाकिस्तान के अंदर कौन करवाता है? उसमें अरबों रुपए कौन कमाता है? वो पॉलिटिशियन कमाता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो किडनैपिंग की इंडस्ट्री है, वो किडनैपिंग इंडस्ट्री कौन चलाता है? जिनमें आप अमीरों के बच्चे किडनैप करके उनसे पैसा वसूलते हैं, वो कौन, किसके शय पे होती हैं ये सारी चीजें? कराची के अंदर जो टैंकर माफिया है, उसका अरबों रुपए का बिजनेस है साल का, क्या 5 कोर का जो कोर कमांडर है उसको उसका पैसा नहीं मिलता है? मिलता है ना। ये जो रियल एस्टेट में डीएचएस बना करके जो अरबों रुपए साल में बनाए जाते हैं, ये कौन कमाता है? वो पॉलिटिशियन कमाता है। ये बहरिया टाउन का जो मलिक रियाज है, उसके सर पे किसका हाथ है? पॉलिटिशियंस का हाथ है। वो तो पॉलिटिशियन तो पैसे दे देता है, मुंह बंद करा देता है उनके पैसे वैसे दे करके, बट उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? पॉलिटिशियंस तो नहीं है सबसे बड़े बेनिफिशियरी। इमरान खान को तो कह दिया कि जी इसने डायमंड की रिंग ले ली इसकी बीवी ने, इमरान खान ने बहरिया टाउन के इतने पैसे खा लिए, इमरान खान ने उसके बदले में जमीन ले ली। यार पूरा पाकिस्तान प्लॉट काट काट के बेच दिया तुमने मलिक रियाज को, तुम फौजियों ने बेच दिया। मलिक रियाज के जो 10 कंसल्टेंट हैं, वो 10 के 10 कंसल्टेंट कौन होते हैं? सारे के सारे रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स हैं? नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के जितने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कोई आकर के मुझे बता दे कि मलिक रियाज का कोई भी मामला जब कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में जो वकील के साथ जो 4-5 लोग बैठे होते हैं, वो 4-5 लोग कौन होते हैं? वो सारे के सारे 3 स्टार जनरल्स होते हैं, रिटायर्ड। आप तो कोर कमांडर रिटायर हो जाइए पाकिस्तान में, मलिक रियाज की नौकरी तैयार रखी हुई है, वो महीने के 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ कंसल्टेशन फीस देता, करना कुछ नहीं होता। इन फौजियों को बेसिकली प्रेशराइज करना होता है, अपना लेवरेज यूज करना होता है, ताकि मलिक रियाज के ऑपरेशंस में कहीं कोई दिक्कत ना होए। उसको जमीन चाहिए तो जमीन कब्जा हो जाए, क्योंकि जितने भी अभी भी जो जनरल्स हैं वो सब उसके जूनियर ही रहे होंगे। वो एक फोन करेगा कि जी वहां पे ये दिक्कत हो रही है, उसके एक फोन से काम हो जाएगा। और ब्यूरोक्रेट्स की पाकिस्तान में औकात क्या है? ब्यूरोक्रेट्स की तो ये औकात है कि जब नवाज शरीफ का रिजीम था वहां पे, जब पिछली बार नवाज शरीफ वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को बोला कि भाई आप अपने आप को मॉडर्नाइज कीजिए, ठीक है? ISI तो बहुत मॉडर्नाइज है, इतनी मॉडर्नाइज है, इतनी पावरफुल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी आप मॉडर्नाइज कीजिए, क्योंकि हमको काउंटर टेररिज्म के लिए, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर उस समय उस दौरान बम फटा करते थे। आपको याद होगा दौर था पेशावर में, लाहौर में, वाघा के ऊपर, जो अब वाघा उधर का साइड है, अटारी हमारी साइड है, वाघा के साइड में बम फट गया था। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है वो नेटवर्क मजबूत कीजिए। उसी के बाद शहबाज शरीफ ने ये कहा था तालिबान वालों को कि जी हम तो आपके साथ हैं, आप हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद शहबाज शरीफ ने पैसे दिए थे, TTP वालों को पैसे दिए थे, तालिबान को पैसे दिए थे कि पंजाब में हमला मत करो, लाहौर में मत करो, पैसे बताओ कितने चाहिए। उन्होंने वो पैसे लिए और पैसे लेकर के जाकर के वो खैबर पख्तूनख्वा में हमला करना शुरू कर दिया उन्होंने।
कराची में हमले शुरू कर दिए उन्होंने। पंजाबियों का तो ये वहाँ पे माइंडसेट है ना कि भाई हमारे ऊपर मत करो, पैसा वैसा चाहिए, जाओ इनको सिंधियों को मारो, इनको बलोचों को मारो, इनको जा करके पठानों को मारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन हज़ारों को तो सारों को मार दो, डीजल डाल के आग लगा दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हज़ारा तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। वो तो इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर था तो उसको हज़ारा वहाँ पे बैठे हुए थे जब उनको मारा गया था, 100-150 लाशें लेकर के बैठे हुए थे कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक हम इनको दफनाएंगे नहीं। तो बेसिकली उनको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल नहीं देखनी थी इमरान खान की, वो इसलिए ताकि वो आता तो उससे एश्योरेंसेस लेते कि फ्यूचर में आप बताइए कि आप अपने नागरिकों के लिए क्या करने वाले हैं, आप अपने शहरियों की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, हम हज़ारा लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करने वाले हैं। वो एश्योरेंसेस चाहते थे। इमरान खान ने जाने से मना कर दिया, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा, कहा ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ब्लैकमेलर्स हैं। वो अपनी लाशें लेके बैठे हुए हैं अपने घर वालों की, कहते ये ब्लैकमेलर्स हैं। तो खैर एक वो तो पूरा सर्कस है ना पाकिस्तान। तो मैं आपको जो बात बता रहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने मॉडर्नाइज करने के लिए कहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले गए चुपचाप, कुछ इक्विपमेंट वगैरह खरीदे, वो लेकर के आए अपने यहाँ पे, अपने आप उन्होंने इंस्टॉल किए। अच्छा, उसी में एक कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। उस समय के ISI चीफ ज़हीरुल इस्लाम वो बात कर रहे थे और जो उस समय इमरान खान का सारा प्रोटेस्ट था जिसमें इमरान खान ने कहा था कि अंपायर की उंगली उठ गई है, यानी अंपायर ने आउट करार दे दिया। अंपायर यानी पाकिस्तान आर्मी, ISI चीफ। और क्रिकेटर कौन आउट हो रहा है? नवाज शरीफ। उसने कहा अंपायर की उंगली उठी। तो उसी समय की कॉल रिकॉर्डिंग थी। वो कॉल रिकॉर्डिंग IB का जो चीफ था उसने ला करके पकड़ा दी नवाज शरीफ को कि देखिए ये सारा का सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस सारे प्रोटेस्ट में जो पैसे दिए जा रहे हैं, ये ज़हीरुल इस्लाम जो ISI चीफ है ये सारे के सारे पैसे दिलवा रहा है और मलिक रियाज से पैसे दिलवा रहा है, गाड़ियों में तेल भरवा रहा है। जितने भी पेट्रोल पंप हैं सबको बोला गया है कि जलसे की जो भी गाड़ी आएगी जिसको भी इमरान खान के जलसे में जाना है, उसके जलसे में जाने के लिए जो भी डीजल होगा, पेट्रोल होगा, वो आप भर देंगे। आप उनसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। अपना बिल बनाइए, आपको डेली रात में हम आपका हिसाब करेंगे कि दिन भर में कितना डीजल आपने डाला है, उतने का हम आपको पेमेंट कर देंगे। जलसे की किसी भी गाड़ी में आपको डीजल डालने के लिए पैसा नहीं लेना। ये सारी बातचीत कॉल रिकॉर्डिंग थी। नवाज शरीफ ने अगले दिन रहील शरीफ को बुलाया, आर्मी चीफ, और ज़हीरुल इस्लाम के बारे में बताया उन्होंने, और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी कि देखिए ये रिकॉर्डिंग है, ये बात कर रहे हैं मलिक रियाज से और ये बात कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे कि भाई ये जलसा करो, ये फलाना चीज़ करो, ये बात बोलो, ये बात मत बोलो। उसका डीजल का पेमेंट कराया कि नहीं कराया। कह रहे कि जी हम मतलब देश की एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ उसी देश के वजीर आजम के खिलाफ जलसे करवा रहा है उसी देश के अंदर। इमेजिन करके देखिए, क्या रॉ चीफ, या हमारे तो चीफ नहीं, हमारे सेक्रेटरी होते हैं, अब क्या सेक्रेटरी आर जो हैं इंडिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाएं। इमेजिन करके देखिए, वो प्रोटेस्ट करवा रहे हैं और फ़ोन पे डीलिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जी गाड़ियाँ जो जाएंगी मोदी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में, जैसे किसान आंदोलन है, तो उसमें जब जाएंगे तो उनको पैसा नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कैन यू इमेजिन दिस? लेकिन पाकिस्तान में था। उन्होंने जब रहील शरीफ साहब ने प्ले किया तो रहील शरीफ ने फ़ोन करके आप पारा से उनको बुलवाया ज़हीरुल इस्लाम को, और ज़हीरुल इस्लाम को बुला करके बोला कि ये आपकी आवाज़ है? कि जी हमारी आवाज़ है। ये बातें आपने बोली है? कि हाँ जी बोली है। कि ठीक है आप जाके बाहर बैठिए। वो बाहर चले गए। उन्होंने नवाज शरीफ को बोला कि सर मैं देखता हूँ, आई विल डू समथिंग अबाउट इट। बाद में जो हुआ मैं आपको बताता हूँ। बाद में ये मालूम चला कि ये प्रोटेस्ट रहील शरीफ के ही कहने पे ज़हीरुल इस्लाम करवा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रहील शरीफ को एक्सटेंशन चाहिए थी और रहील शरीफ ने कहा था आप मुझे एक्सटेंशन दे दो, मैं ये प्रोटेस्ट भी ख़त्म करवा दूंगा। और उसके बाद ही उन्होंने नेगोशिएट किया नवाज शरीफ के साथ कि सर आप एक काम करो, आप मेरी एक्सटेंशन कर दो, मैं ज़हीरुल इस्लाम को भी ठीक कर दूंगा, मैं इसको भी हटा दूंगा, मैं ये जलसे भी बंद करवा दूंगा, और आपकी जो अगला इलेक्शन होना है उसमें आपको मैं री इलेक्ट भी करवा दूंगा, ये भी मेरी गारंटी है, एक्सटेंशन दे दो। नवाज शरीफ ने मना कर दिया। उसने कहा एक्सटेंशन नहीं दूंगा। उसने साफ कह दिया कि एक्सटेंशन नहीं दूंगा। चले ठीक है जी, हो गई। फिर नवाज शरीफ का क्या बना आपको पता है, उनको हटवा दिया गया कोर्ट के थ्रू। लेकिन ज़हीरुल इस्लाम का कुछ नहीं हुआ ये कि अगले दिन आर्मी का एक कैप्टन एक जिप्सी में बैठा और पीछे एक ट्रक लगाई जिसमें जवान बैठे हुए थे, और कैप्टन को भेजा कहाँ पे? IB के ऑफिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। और वहां जाकर उसने क्या किया? कुछ नहीं, वो घुसे बिल्डिंग के अंदर। उन्होंने पूछा कि भाई ये जो नया इक्विपमेंट वगैरह तुम लोग लेके आए हो, ये कॉल रिकॉर्डिंग वाला और स्पाइंग वाला, सब किधर रखा है? उन्हें पता है सर, वो तो उधर रूम में रखा हुआ है। तो कह रहे ठीक है लेके चलो। वहाँ लेके गया, सर ये अंदर है। उसने अपने जवानों को बोला ये सब जितना सिस्टम पड़ा है सब उठा लो। वो सारा सिस्टम उठवाया, उसी ट्रक में लोड कराया और बैठा, वो अपनी जिप्सी में वापस आ गया
और आकर के सारा रिपोर्ट कर दिया कि सर उठा लिया है सारा। इमेजिन कीजिए कि एक आर्मी का कैप्टन इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में घुसता है, वहां के सारे इक्विपमेंट जो खरीद के ले आए हैं वो सारे इक्विपमेंट उठा लेता है और लेके चला जाता है, और पूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में किसी की इतनी औकात नहीं होती है कि उसको पूछ लेगी तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको अपनी औकात मालूम है। और पाकिस्तान में अगर टेररिज्म कम हुई थी तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी। इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का, बिकॉज ISI इंटेलिजेंस ब्यूरो को एज अ थ्रेट देखती है, ये हमारे लिए थ्रेट है। वो कभी भी उनको टेक्निकली जब भी वो कुछ काम करते हैं इंसर्जेंसी के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ, कभी भी वो थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका सारा क्रेडिट ये खाते हैं ISI वाले, और वो काम भी नहीं करने देते। और जहां भी टेक्नोलॉजिकली वो थोड़ा एडवांस होना चाहते हैं उनको होने नहीं देते, क्योंकि कंट्रोल सिर्फ हमारा होना चाहिए। मरते हैं पाकिस्तानी, मरे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल के आने वाली है मैं आपको बताऊं, कॉन्फिडेंस है ना बलोचों के अलावा, पठानों का, TTP वालों का, सिंधियों का, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अब कि अगर ये, क्योंकि ट्रेन हाईजैकिंग इज समथिंग दैट इज अनहर्ड ऑफ, क्योंकि ट्रेन हाईजैकिंग आसान नहीं है भाई। ट्रेन में इतने दरवाजे, हर बोगी में इतने दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, लोग भागना चाहें तो लोग कूद के भाग सकते हैं। तो ट्रेन को हाईजैक करना बहुत टिपिकल काम है। वो प्लेन की तरह नहीं है कि 2 एंट्री गेट्स हैं और 2 एग्जिट गेट हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे 4 गेट हर बोगी में लगे हुए हैं। ट्रेन हाईजैक कर लेना, ट्रेन हाईजैकिंग के बाद, और ये बहुत लंबे समय से ये प्लान हो रहा होगा, ये अचानक से नहीं हुआ है। और अगर ये बहुत लंबे से प्लान हो रहा था तो इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे जो उन्होंने प्लान करके रखे होंगे, वो उन्होंने प्लान करके रखे होंगे। तो अब वो जब वो एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, देखिए पहले ना एक होती थी बलोच रिपब्लिकन आर्मी, फिर एक है बलोच लिबरेशन आर्मी, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स भी हैं। इन्होंने सबसे पहले उन सबका मर्जर कराया। बलोचों ने कहा कि जी हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं। इन्होंने सबने बैठ करके एक यूनिफाइड कमांड बनाई, जिसको बोला यूनाइटेड बलोच आर्मी। फिर उन्होंने यूनाइटेड बलोच आर्मी को नाम बदल के कर दिया बलोच नेशनल आर्मी, यानी कि अब ये बलोचों की नेशनल आर्मी है। अब स्प्लिंटर ग्रुप्स और ये सब नहीं है, एक बलोच नेशनल आर्मी है, उसका एक कमांड स्ट्रक्चर है, उसका एक चीफ है, उसके रीजनल कमांडर्स हैं, उसके जोनल कमांडर्स हैं, उसके अलग अलग कमांडर्स हैं, उनके अपना एक इंटेलिजेंस विंग है, वो अलग काम करती है। उन्होंने अपना एक फिर फतेह स्क्वाड बनाया सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए, फिर उन्होंने सुसाइड के लिए, मैंने आपको बताया था कल, मजीद ब्रिगेड उन्होंने बनाई हुई है। तो उन्होंने अपने अलग अलग स्पेशलाइज्ड विंग्स बना रखी हैं, एक नेशनल आर्मी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, एक देश की आर्मी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई अब उन छोटे छोटे अलग अलग स्प्लिंटर ग्रुप से नहीं रह गई है। और ये देख करके अब पश्तूनों को लग रहा है कि यार TTP अलग लड़ रही है, फलाने का ग्रुप अलग लड़ रहा है, ढिकाने का ग्रुप अलग लड़ रहा है। तो आप, अगर आपको याद होगा तो हमने जो पिछले 2 महीने में जो वीडियोस बनाए उसमें हमने आपको बताया था कि किस किस तरीके से पठानों में भी, पश्तूनों के यहाँ भी अलग अलग जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, अब वो धीरे धीरे करके एक साथ यूनाइट हो रहे हैं, और सारे के सारे जो है जा करके TTP के जो अमीर है उसके हाथ पे बैत कर रहे हैं कि जी हम भी अब आपके साथ हैं, हमारा अलग ग्रुप नहीं है, हम TTP हम हैं और हम TTP हैं। तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना, ये पाकिस्तान के लिए अब बहुत बड़ा नाइटमेयर है, जो खुद के सोल्जर्स को अबैंडन कर रहे हैं कि हाँ अगवा कर लेगा लेकिन हम बलोचों को नहीं छोड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जो हमारे जो इनोसेंट सिविलियंस हैं बलोच, उनके ऊपर ये जो जाती कर रहे हैं, क्योंकि इनको यही आता है, हम कुछ करेंगे जा करके बलोचों के घर जलाएंगे, आम बलोच के बाप को उठा लेंगे, किसी के बेटे को उठा लेंगे, यही सब करेंगे। उससे होगा क्या, उससे BLA की रिक्रूटमेंट और बढ़ेगी, या बलोच नेशनल आर्मी की रिक्रूटमेंट और बढ़ेगी। यही रीज़न है कि वर्किंग क्लास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स ये बंदूक उठा रहे हैं, और ये बंदूक उठा करके BLA ज्वाइन कर रहे हैं। और इनका झूठ और वो सब छोड़िए, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक जो आदमी जो ट्रेन में था, वो खुद बता रहा है कि जी बलोचों ने 50 से 60 जो पाकिस्तान आर्मी के जो फौजी ट्रेन में थे, उनको तो उन्होंने हमारे आंखों के सामने गोली मारा है। आप वो वीडियो देख लीजिए, ये आई विटनेस अकाउंट है। आप ये कह सकते हैं कि जी वैभव जी को क्या पता है ये झूठ बोल रहे हैं, आई विटनेस अकाउंट है, स्टेटमेंट सुनिए। ऐसे हैं जो शहीद हो गए। कितने लोगों को मारा था वहाँ पे, कुछ अंदाजा है? वो अंदाज़ा जो मेरे अंदाज़ा एक है 50 से 60 जो है ना, वो शनाख्त कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे? शिनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे। आपको क्या गोली लगी है? मुझे 3 जगह पे गोली लगी है। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे ही बिठाया था उसके बाद? हाँ बिठाया था। क्या बोल रहे, क्या मतलब वो यही कह रहे थे कि हमारा इलाका छोड़ दें, पंजाबी इधर ना आए। पंजाबी तो बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए, बाकी जो कौमें हैं, मतलब पठान है, सराइकी है, जो दूसरी कौमें हैं वो आए, पंजाबी बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए। और हमारा ये मतलब अलग होना चाहिए मुल्क, इधर से सारा पाकिस्तानी जो है ना वो छोड़ जाए। फिर आर्मी वाले हैं आपको छुड़ाया? हमारे कमांड। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितनी सारी एम्बुलेंसेज, कहते हैं ना जी, हाँ
उनको सबको हमने मार दिया है जो बलोच थे, और ट्रेन में हमने फ्री करा लिया और हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अब आप वहाँ पे खड़ी हुई एम्बुलेंसेस देखिए कि वहाँ पे जो एम्बुलेंसेस, तो ये इतनी सारी एम्बुलेंसेस क्यों पहुँची हुई हैं वहाँ पे अगर आपकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है? तो क्वेश्चन बनता है ना। और हम आप फोटोग्राफ्स के साथ छोड़ के जा रहे हैं जिनकी कंफर्मेशन है कि भाई ये मारे जा चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स। इनका नाम, इनके गांव का नाम, ये सब कुछ फोटोग्राफ्स के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कल हम कोशिश करेंगे लेकिन कल होली है, तो होली की सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखूँगा, अगर कल बनाऊँगा तो अगर आप देखना चाहेंगे तो कल मैं ज़रूर वीडियो डालूँगा कि बलूचिस्तान जो है बेसिकली उसका जो रिलेशन है वो तमिलनाडु से क्या है, ठीक है। और बलूचिस्तान की जो हिंदू संस्कृति है, बिकॉज 14th-15th सेंचुरी तक बलूचिस्तान एक बेसिकली मेजॉरिटी हिंदू स्टेट था, वहाँ के रूलर्स भी सारे हिंदू ही थे। और 4000 साल पुरानी मेहरगढ़ सिविलाइजेशन या और भी वहाँ पे 2-3 सिविलाइजेशंस थी, उनके सबकी मैं डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली शिवा वर्शिपर्स थे जिनको वहाँ पे सेवा कहते थे। ब्रोही जो लैंग्वेज है वो उसका तमिल लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डिटेल है। वो एक बहुत एजुकेशनल टाइप की वीडियो होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल नहीं तो परसों मैं ज़रूर उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता सकूँ, जो फैक्ट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।